यू। बच्चों आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आपको पता है इसके पहले भी क्लास 5 की हिंदी व्याकरण आपको बताया था, उसमें भी पहला चैप्टर भाषा ही था और क्लास 2 की आज मैं हिंदी व्याकरण आपको बताऊंगी, उसमें भी पहला चैप्टर भाषा ही है। हम चाहते तो ये वीडियो ना बनाते, आप चाहें तो उसी वीडियो से और क्लासेस का व्याकरण 5th 6th तक पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो और बना दे रही हूँ। इसके बाद आप 1st से लेके 5th तक मतलब व्याकरण फर्स्ट चैप्टर भाषा ही सब में पाएंगे, तो आप इसी से पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर में आप देखिए भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। बच्चों हम सभी अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। आपको ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास बुक है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं दिखा दे रही हूँ कि वो इस तरह से अपनी फिंगर्स को रख रख के इस लाइन्स को पढ़ेंगे। अब इस लाइन में दिया गया है कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके नीचे चित्र दिया गया है, हम जो कुछ भी बोलते हैं उन्हें अन्य व्यक्ति सुनकर समझ लेते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे पहले चित्र में पेंसिल एक बच्चा लेकर खड़ा हुआ है, दूसरे में लड़कियां फोन पे बात कर रही हैं, तीसरे चित्र में मैम चौक से बच्चों को कुछ समझाने का बोलकर प्रयास कर रहे हैं। तो 3 तरह के हुए, लिखकर, बोलकर, फोन के द्वारा कैसे समझाया गया, इन चित्रों के द्वारा आप एक बार इन चीज़ों को समझिएगा। जब हमें दूर रहने वाले किसी व्यक्ति से बात करनी होती है तो हम फोन की सहायता से उसे अपनी बात बताते हैं। अब जब कोई हमसे दूर है, जैसे हमारे नाना जी, नानी जी, पापा जी, कोई भी हमसे दूर है, तो हम अगर मेरे स्कूल में या कहीं कोई घटना हुई, कुछ हुआ है, तो हम कैसे बताएंगे सबको? तो हमें उसके लिए जो है प्रयास करना पड़ता है। फोन ही हमारा माध्यम है। पहले क्या होता था, हम लोग पत्र लिखते थे, पत्र के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते थे, तो वो लिखने का प्रयास था। अब वो हमारी मदद फोन करता है, फोन के द्वारा हम बोलकर अपनी बातों को तुरंत दूसरों तक स्पष्ट बता सकते हैं। तो ये एक माध्यम हुआ भाषा का। अब इसमें आपको बताया गया है कि हम फोन की सहायता से अपनी बात बताते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति फोन पर हमारी बात को सुनकर समझ लेता है, क्योंकि उसे पूरी बातें स्पष्ट सुनाई दे रही, जैसे वह सामने आपकी बातें सुन लेता है। कभी कभी हम दूर रहने वाले अपने मित्रों तक, संबंधियों को पत्र लिखकर उन्हें अपने विचारों से अवगत कराते हैं। हमारे पत्र को पढ़कर भी हमारे विचारों को समझ लेते हैं। दूसरी बात भी देखिए, मैंने पहले बताया कि पहले ये हुआ करता था पत्र के द्वारा, लेकिन आज भी शादियों में, किसी भी इन्विटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव को कार्ड देते हैं, उसमें लिखा हुआ शब्द होता है जिसको भी पढ़कर लोग हमारी बातों को समझ लेते हैं। इसी तरह से बच्चों देखो, हमने 2 चीज़ों को पकड़ा, एक तो फोन के द्वारा हम अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं, दूसरा हम जो है पत्र के द्वारा भी अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने में अपनी भी मदद करते हैं और दूसरों को समझाने में उनकी मदद करते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या दिया गया है इस बुक में, इस प्रकार हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि कोई चीज़ें जो हमारी समझ में नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, दूसरों तक अपनी बातों को समझाने के लिए फोन का प्रयोग करते हैं या लिखकर उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी भाषा को स्पष्ट करने के दोनों माध्यम हैं। आगे आप इस पेज को जब देखेंगे तो इसमें भाषा की परिभाषा लिखी हुई है। देखिए किसी भी चीज़ को हम अपने मन से भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर रिलेटेड हो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होती है। आप देखिए इसमें दिया गया है परिभाषा भाषा की, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपनी बात को दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, भाषा कहलाती है। कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि जब हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर किसी को समझाते हैं तो वही हमारी भाषा को स्पष्ट करने का माध्यम है और कुछ नहीं। देखिए इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा बोल नहीं सकता और लिख भी नहीं सकता, तो वह अपनी बात को कैसे स्पष्ट करेगा? तो हम आप प्रयास करते हैं कि उसके इशारे से कोशिश करते हैं उसकी बातों को समझने का, लेकिन वह कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा है। वो इशारा किया हुआ जो शब्द हम समझते हैं वो सांकेतिक संकेत की हुई भाषा है, परंतु हमारे व्याकरण में सांकेतिक भाषा का कोई स्थान नहीं दिया गया है, मतलब उसे
व्याकरण की भाषा में उसका कोई प्रयोग नहीं किया गया। कारण क्या है कि जैसे कोई लिखी हुई चीज को हम संकेत द्वारा तो समझ नहीं सकते हैं ना, तो इन चीजों का प्रयोग हमारे व्याकरण में नहीं है। अब हम क्या देखते हैं आगे इस बुक में क्या लिखते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया संकेत। अब इस बुक में भी दिया गया कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, पर वो कब हम करेंगे, वो हम तब करेंगे जब हमारे पास ना आवाज होगी ना लिखने का कोई साधन होगा या हम पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो इसलिए व्याकरण में सांकेतिक भाषा का कोई प्रयोग नहीं है। अब देखिए परंतु संकेतों के माध्यम से हम सभी विचारों को स्पष्ट नहीं कर सकते, अतः संकेत को भाषा नहीं माना जाता। मैंने पहले ही बताया कि क्या हम संकेत के माध्यम से पूरा कहानी चैप्टर पढ़ के किसी को समझा सकते हैं, नहीं। हम संकेत के माध्यम से सिर्फ 2 या 3-4 चीजें ही समझा सकते हैं। उसमें क्या है, जैसे हम ये समझा सकते हैं लोगों को कि हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो इशारे से हम दिखाएंगे। परंतु क्या हम क्लास के चैप्टर समझा सकते हैं, वो संभव नहीं है। उसी प्रकार हम आप फिर भी देखते हैं भाषा के प्रकार। मैंने पहले भी वीडियो में भाषा के प्रकार बताए हैं, पर इस वीडियो में आप एक बार फिर से देख लीजिए। भाषा के प्रकार, भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वही है जो हम फोन के द्वारा किसी से बात करते हैं या बोलकर किसी को समझाते हैं। लिखित भाषा वो है जो हम लिखकर किसी को समझाते हैं। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा को इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज, जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब इसी की तरह हम आगे भी चलते हैं। देखिए आपको पता चल गया भाषा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी ये भी आपने देखा। विश्व की विभिन्न भाषाएं, अब मैं आपको विश्व की विभिन्न भाषाओं के बारे में बताएंगे। उस दिन भी मैंने आपको कुछ भाषाएं बताई थी। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ये तो सबको पता है क्योंकि एक भाषा हर जगह नहीं बोली जाती। यहाँ कुछ प्रमुख देशों की भाषा के नाम दिए गए हैं। अब देखिए भारत देश में हमारे कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। चीन में चीनी बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता है, अरब में अरबी बोली जाती है और रूस में रूसी बोली जाती है। इसी प्रकार बच्चों जहाँ जो मतलब देश है वहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भाषा की लेखन विधि, अब देखिए भाषा को लिखने की विधि क्या है वो भी जानना जरूरी है। अब देखते हैं लिपि क्या है। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए ध्वनि चिन्हों या वर्णों की एक विशेष व्यवस्था की रचना की गई है। यह व्यवस्था लिपि कही जाती है। देखिए कोई भी भाषा, जैसे कभी हम एक उदाहरण आपको देते हैं, अगर मैं आपको ये कह दूं कि क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया, इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या तुमने खाना खाया। तो व्याकरण में अगर इनमें ये क्वेश्चन मार्क ना लगा होता तो क्या हम समझ सकते थे ये क्वेश्चन है कि आंसर है कि सलाह है कि क्या है। इसीलिए भाषा में जो है लिपि का वो स्थान है जैसे एक खाने में नमक का स्थान होता है। कहने का तात्पर्य जिस तरह से खाने में एक नमक का स्थान होता है उसी प्रकार भाषा में लिपि का स्थान है। अगर हमें ये नहीं पता होता कि यह हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है और ये चिन्ह न लगा होता तो हमें इसकी जानकारी नहीं होती। देखिए लगभग हम शब्दों को तभी पहचानते हैं जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह लग गया ना, क्वेश्चन मार्क लग गया, कॉमा लग गया, तो हम ये चीज कैसे जानते हैं कि अब तो ये कॉमा लग गया है, ये पूर्ण विराम लाइन यहाँ खत्म होती है, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब चीजें लिपि के लिए महत्वपूर्ण है। लिपि हमारे भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिपि कही जाती है। परिभाषा, भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछने की एक अलग ध्वनि होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है, तो इसी तरह से लिपि अपना कार्य करती रहती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रमुख भाषाएं व उनकी लिपियां निम्न प्रकार है। जैसे हिंदी में क्या है, देवनागरी लिपि है। हिंदी हमारी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी हमारी रोमन में है, उर्दू फारसी भाषा में है और संस्कृत देवनागरी है। संस्कृत और हिंदी देवनागरी में है।
पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी में है। अब आप देखिए, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। भाषा के इन नियमों का दूसरा नाम ही व्याकरण है। व्याकरण, ग्रामर। अब आप देख लीजिए, आपको मैंने क्या क्या बताया, भाषा के कितने प्रकार हैं, विश्व की विभिन्न भाषाओं के बारे में, भाषा की लेखन विधि और लिपि के बारे में, भाषा और लिपि के बारे में, और व्याकरण अर्थात ग्रामर के बारे में। अब आप देखते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए जब अगर व्याकरण हिंदी का शुद्ध ना हुआ होता तो हम हिंदी शुद्ध ना बोल पाते, व्याकरण हमें ना पता होती तो हम हिंदी को शुद्ध नहीं कर सकते थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी में। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए। भाषा के नियमों का दूसरा नाम ही व्याकरण है। परिभाषा, वह शास्त्र जिससे हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण कहलाता है। कोई भी साधारण भाषा जिसे हम शुद्ध रूप से बोलते हैं, शुद्ध रूप से लिखते हैं, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। अब इसी में आपको दिया गया व्याकरण का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रामर। आप देखिए, इम्पोर्टेंस अगर नहीं होती व्याकरण की, मैंने पहले ही बता दिया, हिंदी को शुद्ध करने के लिए, किसी भी भाषा को शुद्ध करने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उन्हें व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। व्याकरण हमें किसी भाषा को बोलने व लिखने का सही ढंग बताता है। पहला महत्व इसका देख लीजिए, व्याकरण भाषा के नियम बताता है, हमें कैसे लिखना है, इसलिए भाषा को, इसलिए ये अपना नियम बताता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान भी हमें देता है, हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान भी हमें देता है। तो आप देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद आपको प्रश्न मिलेंगे क्योंकि आपने चैप्टर तो खत्म कर दिया। पहला प्रश्न आपका होगा, भाषा से आप क्या समझते हैं? वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपनी बात को दूसरे तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा के कितने प्रकार हैं? अब देखिए, वो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर है, भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, लिखित भाषा की परिभाषा दीजिए। अब आपको आगे लिखित भाषा की परिभाषा भी मिल जाएगी। ये हम चलते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम चलते हैं, लिपि किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। और 5वां क्वेश्चन आपका है, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। अब आपकी व्याकरण की परिभाषा ये दी गई है, वह शास्त्र जिससे हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण कहलाता है। आपको हमने 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब आगे आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स है, अर्थात रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। अब आपको भाषा और लिपि लिखनी है, किस भाषा की कौन सी लिपि है। पीछे आपके सारे आंसर दिए गए हैं। जिस प्रकार हमने आपके क्वेश्चन का आंसर इसी चैप्टर में आपको दिखाया, उसी तरीके से आपको ये फिल इन द ब्लैंक अर्थात इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, टिक सही का निशान लगाना है और सभी भाषाओं की लिपि लिखकर इस चैप्टर को क्लोज करना है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिए हो या ना समझ पाए हो तो आप एक दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। जिन बच्चों के पास बुक है वो इस बुक को लेकर बैठे और इस चैप्टर को अच्छे से समझें, पढ़ें, ताकि बेटा आपको बहुत आसानी हो और आप इसे पढ़ सकें और समझ सकें। मैं ऑल क्लासेस के लिए बोलूँगी कि पहला चैप्टर सब में भाषा ही है। आप इसलिए इस वीडियो को हर क्लास के लिए भी देख सकते हैं।